दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। अब सिर्फ उनकी यादें हैं और उनके वो आंदोलन, उनके वो काम, उनकी वो आवाज अब जिंदा है और उनकी ही जिंदगी से जुड़े संस्मरण को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड में हमने बताया कि शिबू का जन्म कहाँ हुआ था, उनका बचपन कैसा रहा। फिर दूसरे एपिसोड में हमने बताया कि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कैसे की, कैसे उन्होंने महाजनों से लड़ाई की और कैसे उन्होंने लड़कर झारखंड लिया। अब चलिए तीसरे एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि शिबू सोरेन ने जब झारखंड आंदोलन को छेड़ा था तब उनके साथ कौन कौन लोग थे, कैसे उन्होंने लालू यादव से झारखंड को ले लिया और आज उनकी विरासत को कौन संभाल रहा है। शिबू सोरेन के जाने के बाद जेएमएम का अस्तित्व कैसा रहा, इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। ये गर्मी की एक सुबह थी, साल 2009 और तारीख 21 मई। शिबू सोरेन की पत्नी और दुर्गा सोरेन की मां रूपी सोरेन अपने सुबह के काम निपटा ही रही थी जब उन्हें ये बताया गया कि दुर्गा सोरेन अब तक सोकर नहीं उठे हैं। कुछ देर तक तो उन्हें ये सामान्य लगा, लेकिन उसके बाद वो तय करती हैं कि वो खुद दुर्गा को जगाने जाएंगी। रूपी दुर्गा के कमरे में भी जाती हैं और उन्हें जगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं उठते हैं। अब शंका का दौर शुरू हो जाता है। वो फिर से उन्हें जगाने की कोशिश करती हैं। लगातार वो कोशिश करती रहती हैं, लेकिन परिणाम शून्य में तब्दील हो जाता है। रूपी सोरेन बदहवास भागती और चीखती हुई कमरे से बाहर आती है। उनकी आवाज में घबराहट थी, अनहोनी की आशंका और वो दर्द से चिल्ला के कहती हैं, दुर्गा सोरेन रे बोंगाइए ना, हाय रे दुर्गा सोरेन रे बोंगाइए ना। और बस उनके इतने भर कहने के बाद पूरे घर में कोहराम मच जाता है। उस वक्त शिबू सोरेन दिल्ली में थे। इस वाकये के बाद उनका भी फोन बजने लगता है। शिबू फोन उठाते हैं और उधर से केवल एक वाक्य में सूचना दी जाती है, दुर्गा बोंगाइए ना। इतना सुनने भर की देर थी, शिबू के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। शिबू खुद भी बदहवास होकर फर्श पर गिर जाते हैं। सब कुछ शून्य हो जाता है, मानो शिबू का सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने अपने लाल को खो दिया था, उन्होंने अपने घर के चिराग को खो दिया था। उधर से फोन पर आवाज आ ही रही थी, हेलो हेलो लगातार, लेकिन शिबू तो बेसुध थे, उन्हें जवाब देना भी नहीं बन रहा था। उनके जो गार्ड्स उनके पास थे, उन्हें ये जानकारी मिली जब उन्होंने फोन उठाया। उसके बाद जो वहां की स्थिति थी वो शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। उस घटना के बाद शिबू सोरेन की सिक्योरिटी टीम विशेष विमान का बंदोबस्त करती है। शिबू को उस विमान से बोकारो लाया जाता है और दुर्गा सोरेन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाती है। दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन के केवल एक पुत्र नहीं थे, वो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए कैसे स्तंभ थे जिसके बगैर अब तक शिबू ने अपने अब तक के जीवन की कल्पना नहीं की थी। शिबू सोरेन का विवाह 1963 में रूपी सोरेन के साथ हुआ था। एक बेटी और 3 बेटों के परिवार में अब शिबू सोरेन ने अपने बड़े बेटे को खो दिया था। शिबू सोरेन के आसपास रहने वाले लोग ये स्वीकार करने में जरा भी गुरेज नहीं करते कि दुर्गा सोरेन में उन्हें शिबू की झलक मिलती थी। वही आक्रोश से भरा भाषण, व्यवस्था के खिलाफ उसी तरह का गुस्सा, लेकिन संयम और अनुशासन से भी लबरेज। जब ये घटना घटी उस वक्त झारखंड के राजनीतिक गलियारों में ये बहस आम हो चुकी थी कि दुर्गा सोरेन का राजनीतिक कद बढ़ने जा रहा है, लेकिन इस घटना ने सारे अंदाजे और अनुमानों पर पानी फेर दिया। दुर्गा सोरेन ने जिस जामा से चुनाव जीता था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट मानी जाती है। यह सीट शिबू सोरेन के आंदोलन का केंद्र रही थी। इसी वजह से आज भी जामा के लोग झामुमो के चुनाव चिन्ह को अपनी स्मिता और पहचान का प्रतीक मानते हैं और झामुमो को अपनी पार्टी, वो हरा रंग और तीर धनुष उनकी अपनी पार्टी। इसका गठन 4 फरवरी 1972 को हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी सेना और वियतनाम के संघर्ष से जोड़कर रखा गया था। पार्टी गठन के साथ ही शिबू सोरेन के आंदोलन का भी विस्तार हुआ। झारखंड के जिन अधिकारों के लिए शिबू आवाज उठाते थे वो और तेज हो गई। पहले शिबू सिर्फ महाजनों के खिलाफ शराबबंदी और धनकटनी आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ते थे,
लेकिन पार्टी गठन के मौके पर धनबाद के गोल्फ मैदान पर जो लाखों लोग हाथ में तीर कमान लिए और झारखंड की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, उससे ये साफ हो गया था कि संघर्ष केवल यहीं तक नहीं सिमटने वाली। इस सभा की धमक दिल्ली तक गूंज रही थी। शिबू सोरेन का महाजनों के खिलाफ आंदोलन जिस तेजी से बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे थे। लेकिन यह भी सच था कि सत्ता में शून्य हस्तक्षेप के बावजूद शिबू इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो अपनी समानांतर सरकार चला रहे थे। पीरटांड, जो उस वक्त शिबू सोरेन की राजनीति का हेडक्वार्टर माना जाता था, वहां से लेकर रानीगंज तक शिबू सोरेन का बोलबाला था। इन इलाकों में पुलिस भी शिबू के खिलाफ जाने में झिझकती थी। कई बार ऐसे मौके आए जब शिबू को गिरफ्तार करने की कोशिश का दौर चला, लेकिन शिबू हर बार जनता की मदद से बचने में कामयाब हो जाते थे। बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। क्यों बच जाते थे ये भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो हूबहू शिबू सोरेन के वेशभूषा में नजर आते थे। उनके जैसी दाढ़ी, उनके जैसे बाल, अगर उन्होंने चोटी बनाई है तो उनके साथ जो रहने वाले थे वो भी अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते थे, उनके जैसे पोशाक और उनके ही जैसे बाल में नजर आते थे। इसलिए हर बार पुलिस धोखा खा जाती थी और हर बार शिबू बच जाते थे। इस दौरान शिबू ने लोगों के मन में झारखंड आंदोलन का बीज बो दिया था। लोग अब अपने जंगल, अपनी जमीन और अपने हकों के बारे में खुलकर बोल रहे थे। झारखंड उस वक्त तक बिहार का हिस्सा था और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 1992 में ये तक कह दिया था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। ऐसे में शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की लड़ाई आसान तो कहीं से नहीं थी। लेकिन शिबू और झामुमो कार्यकर्ता हार कहां मानने वाले थे। शिबू की बस एक ही लड़ाई थी, मेरा झारखंड, मेरा जल, मेरा जंगल, मेरा अस्तित्व। लालू के इस बयान ने भी आग में घी डालने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इस बयान के बाद और भी आक्रोशित हो गए और इसका असर तब दिखा जब लालू यादव धनबाद में एक नेशनल हाईवे का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जैसे ही लालू यादव का काफिला हवाई अड्डे से निकला, झामुमो कार्यकर्ता ने उस काफिले पर तीर धनुष और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में लालू यादव की सिक्योरिटी टीम के कई लोग घायल हो गए। बहुत मुश्किल से बिहार पुलिस और लालू यादव की टीम घटना स्थल से लालू के काफिले को निकाल पाई। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस घटना की भी प्रतिक्रिया आई। शिबू सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन ये गिरफ्तारी बस चंद लम्हों के लिए थी। झामुमो कार्यकर्ता के दबाव में पुलिस को शिबू सोरेन को छोड़ना पड़ गया। हालांकि पुलिस ने शिबू सोरेन को धनबाद छोड़ देने का आदेश दिया था, लेकिन इस पूरी घटना से झामुमो और शिबू सोरेन ये मैसेज देने में कामयाब तो हो ही गए कि झारखंड की मांग को हल्के में लेने की कोशिश कोई भी ना करे, चाहे वो सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ही क्यों ना हो। आर पार की लड़ाई होगी, और चाहे वो लोग जो दिल्ली में बैठे हैं। इन सबसे शिबू ने दो दो हाथ करना शुरू कर दिया। साल 2000 जुलाई महीने का आखिरी सप्ताह, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। इसी वक्त शिबू सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर जेएमएम कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। ये हुजूम धीरे धीरे रैली में तब्दील हो गया और हजारों की संख्या में झारखंड के तमाम बड़े चेहरे शिबू सोरेन के नेतृत्व में देश की संसद की तरफ बढ़ने लगे। इनका नारा था कि हमें हमारा अस्तित्व, हमारा भूखंड चाहिए, हमें हमारा अलग झारखंड चाहिए। वही वेशभूषा, हाथ में तीर कमान। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस ने इस हुजूम को रास्ते में ही रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद शिबू सोरेन ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दे डाली। चेतावनी ये कि अगर इस मॉनसून सत्र में झारखंड को अलग राज्य बनाने की घोषणा नहीं की गई तो कोयला, लोहा और अन्य खनिज जो झारखंड से लाया जाता है उसे हम झारखंड के बाहर नहीं जाने देंगे। हालांकि ऐसी नौबत कभी नहीं आई, क्योंकि उसी वक्त तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने संसद में ये घोषणा कर दी कि सरकार झारखंड को अलग राज्य बनाने का विधेयक लाने जा रही है। इस घोषणा के बाद बारी थी इस विधेयक पर चर्चा की और इसे संसद के दोनों सदनों से पास कराने की। हालांकि ये मांग इतनी वाजिब थी कि इसमें भी कोई देर नहीं हुई। 2 अगस्त को संसद के उसी मॉनसून सत्र ने वो दिन भी देखा जब झारखंड को अलग राज्य बनाने वाला विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुका था।
झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद एक और खेल शुरू हो गया। ये खेल शुद्ध राजनीतिक था। खेल ये कि नए राज्य झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा कौन, सवाल तो था। शिबू सोरेन इस कुर्सी के प्रबल दावेदार थे और होना भी चाहिए, क्योंकि झारखंड आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एनडीए की केंद्र सरकार जिसका नेतृत्व भाजपा कर रही थी, उन्होंने शिबू सोरेन से वादा तक कर दिया कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री शिबू ही बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीति का पहिया ऐसा घुमा कि उस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में शिबू सोरेन नेपथ्य में चले गए और इस पद के लिए चुने गए बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल भाजपा के उन नेताओं में से एक हैं जिन्हें झारखंड में भाजपा की संगठन क्षमता बढ़ाने का श्रेय जाता है। लेकिन शिबू सोरेन इस वाक्य से बिल्कुल अनजान थे। वो आश्वस्त थे कि बीजेपी ने अगर वादा किया है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बहरहाल झारखंड के 25 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं। हेमंत सोरेन लगातार दूसरा विधानसभा चुनाव जीतकर गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी जिसकी स्थापना शिबू सोरेन ने की थी, आज झारखंड की जनता के लिए मुख्य चुनावी विकल्पों में से एक है। शिबू सोरेन अपने आखिरी वक्त में बेशक राजनीतिक तौर पर कम सक्रिय रहे, लेकिन ये उनकी खींची हुई लकीर है जिस पर उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चल रहे हैं। और बल्कि हेमंत सोरेन अपने पिता के बताए रास्ते, उनके कर्तव्य पथ और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं और उनके ही जैसा लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया था कि बाबा अब आप आराम कीजिए, मैं अब लोगों की आवाज बनूंगा। तो उनकी ये कोशिश बता रही है कि दिवसोम गुरु शिबू सोरेन राजनीति या जीवन में भी ना रहने के बावजूद झारखंड की राजनीति में अब तक कितने प्रासंगिक हैं। महाजनों के खिलाफ शुरू हुई उनकी लड़ाई और आंदोलन ने कितना दूर तक सफर तय किया, ये आप आज के झारखंड को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तरक्की की तमाम सीढ़ियां चढ़ता हुआ झारखंड आज तक ये याद रखे हुए है और उसे याद रखना भी चाहिए कि झारखंड को झारखंड बनाने के लिए दिवसोम गुरु जैसे लोगों ने कितनी कुर्बानी दी, कितना लहू और पसीना जाया किया है, तब जाकर ये दिन हमारे हिस्से में आया है। शिबू सोरेन ने झारखंड को 25 साल के इस युवा झारखंड को अलविदा कह दिया है, लेकिन आज झारखंड का वो जल, वो जंगल, वो अस्तित्व उन्हें मसीहा के रूप में याद कर रहा है, क्योंकि एक जननायक, एक जनसेवक के तौर पर शिबू सोरेन हमेशा लोगों के लिए न्यौछावर रहे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए खपा दी। उन्होंने कभी अपने परिवार को ही सिर्फ अपना परिवार नहीं माना, बल्कि उन हर औरत, उन हर गरीब, सभी को अपने परिवार के रूप में देखा और परिवार के रूप में देखते हुए ही उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक सफर या यूं कह लें अपने जिंदगी का सफर बिताया। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? शिबू के जो अनछुए पहलुओं पर हमने जो प्रकाश डाला, दिवसोम गुरु के बचपन से लेकर अब तक के अनछुए पहलुओं से जो हमने आपको रूबरू कराया, वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। या इस तरह की अगर किसी की भी कहानी या इतिहास से जुड़े पन्नों को आप जानना चाहते हैं तो आप हमें ख़त भी लिख सकते हैं हमारे मेल आईडी पे, जो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हमारा जो नंबर है उस पर आप ख़त लिख कर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं और हम आपके लिखे हुए सुझावों पर अमल करेंगे। अगर आप किसी का इतिहास जानना चाहते हैं तो हम उस पर भी अपना एपिसोड लेकर ज़रूर आएंगे। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी का शुक्रिया।